स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। 11th क्लास का लेसन आज हम 6 पढ़ेंगे जो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। सॉरी 6 नहीं है, 7th चैप्टर है ये, जो राष्ट्रवाद के नाम से इसको पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत की जो किताब है आपके, उसमें से बुक उसका ये चैप्टर है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। यह है आपके स्कूल का यूट्यूब चैनल, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। यह है आपके स्कूल का यूट्यूब चैनल है, तो आप इस पर जो भी वीडियो देखते हैं उन वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं इसको इस वीडियो में समझेंगे। अध्याय 7 राष्ट्रवाद। अध्याय 7 है राष्ट्रवाद क्या है इसको समझते हैं। राष्ट्रवाद कहते किसे हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों की जानकारी हासिल करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे लिए यहाँ यह समझने का अधिक महत्व नहीं है कि राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ और इससे जुड़े कार्य क्या है, बल्कि हमारे लिए राष्ट्रवाद के बारे में सावधानी पूर्वक सोचना और इसके बारे में उसके साथ उसमें निहित अधिकारों और आकांक्षाओं की परख करना महत्वपूर्ण होगा। इस अध्याय में अध्ययन मनन में हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को समझने, राष्ट्रवाद की शक्ति और सीमाओं को स्वीकार करने और लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच संबंध सुनिश्चित करने की जरूरत को स्वीकार करने में समर्थ हो सकेंगे। राष्ट्रवाद का परिचय क्या है इसको समझते हैं। राष्ट्रवाद शब्द के प्रति आम समझ क्या है। अगर मोटे तौर पर जनता की राय ली जाए तो इस सिलसिले में देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज, देश के लिए बलिदान जैसी बातें सुनेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। यह प्रतीक सत्ता और शक्ति के साथ विविधता की भावना को प्रदर्शित करता है। कई लोग इस विविधता को भारतीय राष्ट्र से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाने की कोशिश करें तो पाएंगे कि राष्ट्रवाद की सुस्पष्टता और सर्वमान्य परिभाषा करना आसान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपना प्रयास छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रवाद का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है कि वैश्विक मामलों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछली 2 शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसने इतिहास रचने में योगदान दिया है। उसने उत्कृष्ट निष्ठाओं के साथ साथ गहरे द्वेषों को भी प्रेरित किया है। इसने जनता को जोड़ा है और विभाजित भी किया है। इसने अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने में मदद की, तो इसके साथ यह विरोध कटुता और युद्धों का कारण भी रहा है। साम्राज्य और राष्ट्रों के ध्वंस होने का यह भी कारण रहा है। राष्ट्रवादी संघर्षों ने राष्ट्रों और साम्राज्यों की सीमाओं को निर्धारण और पुनर्निर्धारण में योगदान दिया है। आज भी दुनिया का एक बड़ा भाग विभिन्न राष्ट्रों और राज्यों में बटा हुआ है। हालांकि राष्ट्र की सीमाओं के पुनर्संयोजित की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और मौजूदा राष्ट्रों के अंदर भी अलगाववादी संघर्ष आम बात है। राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजर चुका है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी में यूरोप में इसने अनेक छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण में वृहद राष्ट्रों और राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। आज के जर्मनी और इटली का एकीकरण और सुदृढ़ीकरण इसी प्रक्रिया के जरिए से हुआ है। लातीनी अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में नए राज्य की स्थापना के लिए थे। राज्य की सीमाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ स्थानीय निष्ठा और बोलियां भी उत्तरोत्तर राष्ट्रीय निष्ठाओं और सर्वमान्य जनभाषाओं के रूप में विकसित हुई। नए राष्ट्र के लोगों ने एक राजनीतिक पहचान अर्जित की जो राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर आधारित थी। पिछली शताब्दियों में हमने अपने देश की सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को गुजरते हुए देखा है। देखिए, आप देखते हैं, उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। जब यूरोप का एकीकरण किया गया था, यूरोप में कुछ राज्य, कुछ नए राष्ट्र बने, कुछ राज्यों की स्थापना की गई। जर्मनी का एकीकरण भी इसका उदाहरण है।
अमेरिका में भी लातीनी जो थे नए राज्य को बनाना चाहते थे, और हमने भी हमारे भारत में जो है एकीकरण को देखा है पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों पहले। लेकिन राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में हिस्सेदार भी रहा है। यूरोप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रेलियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा उसके मध्य एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन में मूल राष्ट्रवाद ही रहा है। भारत तथा अन्य उपनिवेशों और औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्र होने के संघर्ष भी राष्ट्रवादी संघर्ष थे। यह संघर्ष विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र और राज्य स्थापित करने में आकांक्षा से प्रेरित थे। राष्ट्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया भी जारी है। 1960 के दशक में धीरे धीरे आमतौर पर सुस्थिर राज्य भी कुछ समूह या संचलों द्वारा उठाई गई राष्ट्रवादों की मांगों का सपना करते रहे। इन मांगों में पृथक राज्य की मांग भी शामिल है। आज दुनिया के अनेक हिस्सों में हम ऐसे राष्ट्रवादी संघर्षों को देख सकते हैं जो मौजूदा राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरे पैदा कर सकते हैं। ऐसे पृथकवादी आंदोलन अन्य जगहों के साथ साथ कनाडा के क्यूबीय वासियों, उत्तरी स्पेन में बास्के वासियों और तुर्की और इराक तथा कुंदो और श्रीलंका में तमिलों द्वारा चलाए जा रहे हैं। भारत के कुछ समूह भी राष्ट्रवाद की भाषा बोलते हैं। आज अरब राष्ट्रवाद से तमाम अरबी देशों को एक अखिल अरब संघ एकता करने की उम्मीद में पाला जा सकता है। लेकिन बास्क और कुर्द जैसे पृथकवादी आंदोलन तो मौजूदा राज्यों के विखंडनकारी के लिए संघर्षरत है। हमारे बीच इस सवाल पर सहमति हो सकती है कि दुनिया में राष्ट्रवाद आज भी प्रभावी शक्ति है, लेकिन राष्ट्र या राष्ट्रवाद जैसी शब्दों की परिभाषा के संबंध में किसी पर सहमति पर पहुंचना कठिन है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? लोग राष्ट्रवाद का निर्माण क्यों करते हैं और राष्ट्र क्या करने की प्रक्रिया से बताता है? लोग अपने राष्ट्र की खातिर त्याग करने और प्राण तक न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहते हैं। राष्ट्रत्व यानी कि देशभक्ति के दावे राजतत्व यानी राजकीय शक्ति के दावे से क्यों और कैसे जुड़ जाते हैं? क्या राष्ट्र को पृथक करने या राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार है? क्या इस राजत्व को स्वीकार किए बिना राष्ट्रवाद के दावे को तुष्ट किया जा सकता है? इस अध्याय में इन्हीं की बातों पर हम बात करेंगे। राष्ट्र और राष्ट्रवाद। राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है, लेकिन ये मानव समाज में पाए जाने वाला अन्य समूह और समुदायों से अलग है। ये परिवार से भी अलग है। राष्ट्र तो प्रत्येक संबंधों पर आधारित होता है। इसका प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्यों के प्रति व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता है। यह जनजातीय, जातीय और अन्य संगोत्रीय समूहों से भी अलग है। इन समूहों में विवाह, वंश परंपरा सदस्यों को आपस में जोड़ती है। इसीलिए यदि हम सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं तो ये भी ज़रूरत पड़ने पर हम उन सूत्रों पर को ढूंढ सकते हैं जो हमें आपस में जोड़े रखता है। लेकिन राष्ट्रवाद के सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को सीधे तौर पर न जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत नाता जोड़ने की जरूरत कर पाते हैं। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, लोग इनमें रहते हैं और उनका आदर करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो कुल या भाषा या धर्म फिर जाति जैसी कुछ एक निश्चित पहचान का अभाव होता है। लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में है या नहीं, ये सभी राष्ट्रों के समान रूप में मौजूद है। कई राष्ट्रों की अपनी कोई एक विशेष भाषा नहीं है। कनाडा का उदाहरण सामने है। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाभाषी लोग साथ रहते हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न समुदायों द्वारा बोली जाती है। बहुत से राष्ट्रों में उनको जोड़ने वाला कोई एक सामान्य धर्म भी नहीं है। नस्ल या कुल जैसी अन्य विशेषताओं के लिए भी ये कहा जा सकता है। तब वह क्या है जो राष्ट्र का निर्माण करता है? राष्ट्र
बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सारे एक सूत्र में बंधा रहता है। यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग इस समग्र समुदाय में ढूंढते हैं, जिससे वे अपनी पहचान कायम रखते हैं। आइए इस अध्याय में हम लोगों के कुछ मान्यताओं को समझने की कोशिश करते हैं। साझे में विश्वास। पहला क्या है? पहली बात है साझे में विश्वास। राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है। राष्ट्र पहाड़ी, नदी और भवनों की तरह नहीं होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं। वे ऐसी चीज़ भी नहीं होते जिनका लोगों में विश्वास से स्वतंत्र अस्तित्व हो। किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संज्ञा देना उसके शारीरिक विशेषताओं या आचरण पर टिप्पणी करना जैसा नहीं है। ये समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और राष्ट्र का प्रमाण है। जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी है, इस मायने में राष्ट्र की तुलना किसी टीम से की जा सकती है। जब हम टीम की बात करते हैं तो हमारा मतलब लोगों के एक से समूह से हैं जो एक साथ काम करते हैं या खेलते हैं, और उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वे स्वयं को एकीकृत समूह मानते हो। अगर वे अपने समूह में इस तरह से नहीं सोचते हैं तो एक टीम की हैसियत जाती है और वे खेल खेलने या काम करने वाले महज अलग अलग व्यक्ति रह जाएंगे। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम रहता है जब उसके सदस्यों को ये विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं। इतिहास क्या रहा है? दूसरा क्या इतिहास? जो लोग अपने को एक राष्ट्र मानते हैं उनके भीतर अपने बारे में बहुधा स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। राष्ट्र खुद को इस रूप में देखते हैं जैसे वे बीते अतीत के साथ आगत और भविष्य में सिमटे हुए हो। वे देश की स्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करने के लिए साझी स्मृतियों, किंवदंतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों की रचना के जरिए अपने लिए ऐतिहासिक बोध निर्मित करते हैं। इस प्रकार भारत में राष्ट्रवादियों ने दावा करने के लिए एक सभ्यता के तौर पर भारत का लंबा और अटूट इतिहास रहा है। सभ्यता मूलक निरंतर और एकता भारतीय राष्ट्र की बुनियाद है। देश की प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत और अन्य उपलब्धियों को साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए पंडित नेहरू की पुस्तक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हालांकि बाहरी रूप से लोगों में विश्वास और अनगिनत विभिन्नताएं हैं, लेकिन हर एक जगह एकात्मकता भी जबरदस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक जोड़े रखा, चाहे हमें वे राजनीतिक भविष्य के दुर्भाग्य झेलना न पड़े। भूक्षेत्र क्या होता है? भूक्षेत्र तीसरा बहुत सारे राष्ट्रों की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। किसी खास भूक्षेत्र पर लंबे समय तक साथ रहना उसे जुड़ी हुई साझे अतीत की यादें को एक सामूहिक पहचान का बोध कराती है। यह उन्हें एक होने का एहसास भी देती है। इसलिए ये आश्चर्य नहीं है कि जो लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं, एक ग्रह भूमि की बात करते हैं, वे इस भूमि पर अपना अधिकार जमाते हैं। जिस जगह वे रहते हैं उस पर अपना दावा पेश करते हैं और उसे बहुत महत्व देते हैं। राष्ट्र की अपनी अपनी गृह भूमि का विभिन्न तरीकों से बखान करते हैं। जैसे इसे कोई मातृभूमि या पितृभूमि कहता है तो कोई इसे पवित्र भूमि कहता है। उदाहरण के लिए यहूदियों ने अपने इतिहास में ज़्यादातर समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरे फैले रहने के बावजूद हमेशा दावा किया कि उनका मूल गृह स्थल फिलिपिस्तान उनका स्वर्ग है। उन्हें यहूदी जो थे वो दुनिया के हर कोने में गए, भटके, उनको निकाला गया, लेकिन उन्होंने हमेशा ये माना कि फिलिपिस्तीन है जो उनका क्या है? स्वर्ग है, उनका घर है, वो गृह स्थल है। भारतीय राष्ट्र की पहचान भारतीय उपमहाद्वीप की नदियाँ, पर्वतों, अंचलों से है। चूँकि ये एक ही भूक्षेत्र
से अधिक समूहों का दावा करता है। लिहाजा ग्रह भूमि की आकांक्षा दुनिया भर के एक संघर्ष का परिणाम रही है। तो आज आपने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फिर इस वीडियो ख़त्म करते हैं। यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। साझे क्या ये यहाँ से है ना, साझे राजनीतिक आदर्श यहाँ से बाद में पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज क्या क्या पढ़ा आपने, इसी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रिमाइंड करते हैं, देखते हैं क्या क्या आपने पढ़ा। आप पढ़ रहे हैं ये राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। राष्ट्रवाद में आपने राष्ट्र की परिभाषा को पढ़ा। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, राष्ट्र और राष्ट्र की अवधारणा को समझने का प्रयास इसमें आप करेंगे। राष्ट्र की शक्ति और सीमाओं को स्वीकार कर सकेंगे। लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच में संबंध सुनिश्चित करने की जरूरत को आप इसमें समझने में समर्थ होंगे। राष्ट्रवाद का आपने परिचय आपने पढ़ा। राष्ट्रवाद कोई ऐसे कोई स्पर्श करने वाली चीज़ नहीं, इसको छू नहीं सकते हम। ये एक भावना है, देश के प्रति राष्ट्रवाद होना चाहिए, ये एक भावना है। उसके बाद आपने इस वीडियो में राष्ट्र और राष्ट्रवाद को पढ़ा। राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है, बल्कि ये मानवों समाजों में पाए जाने वाला अन्य समूह समुदायों से अलग है। यानी कि राष्ट्र क्या है? एक लोगों का एक समूह मात्र नहीं है, ये अलग अलग समुदाय, मानव समाजों का एक समूह से अलग समुदाय है। फिर इसी तरह आपने इसमें इसके जो कारण कौन कौन से हैं, जो राष्ट्रवाद के साझे कारण कौन कौन से, इसमें आपने पढ़ा। इतिहास पढ़ा था और इतिहास के बाद आपने भूक्षेत्र पढ़ा था और यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।